अब आज से जो हमारा चैप्टर, ये हमारा चैप्टर है, इसको मैं आज पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आज हमारा जो चैप्टर है वो है मापक यंत्र यानी कि मेजरमेंट टूल, यानी कि जो मेजरमेंट टूल यूज होते हैं हमारे वर्कशॉप में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, बस इस लेक्चर में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है, सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टील रूल की। पॉइंट वाइज में सभी चीज़ें लिखाऊंगा और वही चीज़ें आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जिससे पुराने प्रश्न बने हुए हैं। तो देखिए स्टील रूल से जो सबसे पहला प्रश्न बनता है, ये हमारे स्टील रूल के टाइप होते हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जो स्टील रूल से सबसे पहला प्रश्न बनता है वो बनता है मटेरियल का, कि ये हमारे किस मटेरियल की बनी होती है। तो ये बनी होती है हमारी हाई कार्बन स्टील। ठीक है, सबसे पहले आप स्टेनलेस स्टील लिख लीजिए, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील की ये क्या होती है, स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। तीनों पदार्थों की बनी होती है, लेकिन आपसे नॉर्मली जब क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन में कौन सा रहता है, स्टेनलेस स्टील। तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन जो है आपको स्टेनलेस स्टील का ऑप्शन आपको क्या करना है, स्टेनलेस स्टील का ऑप्शन आपको सही करना है। साइज की बात करें तो साइज से आपसे प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन आप तब भी जान लीजिए 150 mm से क्या होती हैं, 300 mm के साइजों में ये उपलब्ध होती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप वाइज, जो हमारा स्टील रूल का टाइप है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शार्ट में हम लोग सभी चीज़ें देख लेते हैं और उन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं जहाँ से क्या बनता है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, स्टैंडर्ड स्टील रूल। इसका भी वही मटेरियल किसका होता है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। दूसरा जो प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, यानी कि अल्पतमांक कितना होता है। तो आपको सबसे पहली बात इसका याद रखना है, अल्पतमांक होता है 0.5 mm। अब अल्पतमांक लीस्ट काउंट क्या होता है, तो लीस्ट काउंट वो होता है जिसको, यानी कि वह माप जो कोई वह यंत्र क्या कर सकता है, वह छोटी से छोटी माप जो कोई यंत्र शुद्धता से माप सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट, या उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये याद रखना है कि जो इसका अल्पतमांक है वो होता है 0.5 mm, लेकिन ये 0.5 mm है, यानी कि एक तरह से किसमें है, एसआई पद्धति में। कभी कभी आपसे क्या करता है, ब्रिटिश पद्धति यानी कि जो हमारा FPS सिस्टम है उसमें भी इसका अल्पतमांक पूछ लेता है। तो उसमें इसका अगर अल्पतमांक पूछे तो वो होता है 1/64 इंच। ठीक है, तो दो बातें आपको स्टैंडर्ड स्टील रूल से याद रखनी है, और आपको पता है ये सभी चीज़ें कैसी होती हैं, ऐसे ही नॉर्मल ऐसे ही होती हैं। स्टैंडर्ड स्टील रूल ऐसी होती है, एक तरफ सेमी में, ठीक है, एक तरफ इंच में क्या बने होते हैं, एक तरफ इंच में इसमें ग्रेजुएशंस बने रहते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल। अब इसका मटेरियल पूछता है कि ये किस मटेरियल की बनी होती है, तो ये हमारी बनी होती है स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्टील की क्या होती है, एक पतली सी पत्ती होती है, उसकी ये फ्लेक्सिबल स्टील रूल बनी होती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको हम किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। यानी कि कोई अनियमित आकृति है, अगर हमको उसकी भी माप लेनी है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, यानी कि आसानी से क्या हो सकती है, आसानी से मोड़ सकती है। तीसरा है क्या, नैरो रूल। अब नैरो रूल का उपयोग सकरे खाँचों में, यानी कि जो नैरो हमारे स्लॉट्स हैं उसमें मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है, जो देखिए मैंने आपको बताया प्रश्न वाइज हम लोग बात करेंगे। प्रश्न पूछता है कि जो नैरो रूल होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। तो नैरो रूल की चौड़ाई क्या होती है, 5 mm, यानी कि बस ये क्या होती है, 5 mm चौड़ी होती है। और सकरे स्थानों में माप लेने के लिए, यानी कि जहां हमारी ये चौड़ी जो स्टील रूल है नहीं जा सकती, वहां पे माप लेने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो चौड़ाई होती है 5 mm, जबकि बात करें लंबाई की तो लंबाई हमारी वही होती है 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर या 150 mm से 300 mm। तो आपको इससे ये चीज़ याद रखनी है। हुक रूल से आपको कोई चीज़ नहीं याद रखनी है।
ये बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि यहाँ पे क्या लगा होता है। लास्ट में आप लोगों ने राजगीर वगैरह के देखा होगा, वो क्या करते हैं, हुक रूल क्या या मतलब यूज करते हैं। जैसे किसी चीज़ की नाप लेना है तो हमको किसी हेल्पर की आवश्यकता नहीं पड़ती ताकि वो दूसरा सिरा जो है उसका पकड़े। इसके एक सिरे पर हुक लगा होता है और राजगीर क्या कर सकता है, अकेले ही किसी भी चीज़ का, लंबी वस्तु का मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है क्या हमारी, ये है हमारी श्रिंक रूल। अब देखिए श्रिंक रूल है क्या, तो सबसे पहले आप बात को समझने का प्रयास करिए। श्रिंक रूल का जो उपयोग है वो पैटर्न मेकिंग में किया जाता है। ठीक है, और हमारी जो श्रिंक रूल होती है ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब देखिए श्रिंक रूल होती क्या है। देखिए जब हम क्या करते हैं, मोल्डिंग शॉप आप लोगों के होगा सिलेबस में, तो मोल्डिंग शॉप में जब हम लोग जाते हैं तो मोल्डिंग शॉप में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं। चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। एक होता है हमारा ऊपर वाला पार्ट, एक हमारा ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं कोप एंड ड्रैग, जिसमें हम लोग सैंड वगैरह भर के क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं। मोल्डिंग के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मोल्ड बनाते हैं। और मोल्ड बनाने से पहले हम लोग उसी वस्तु का, यानी कि जैसे हमको कास्टिंग करनी है वैसे ही क्या बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। वो जो पैटर्न बनता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, श्रिंक रूल का उपयोग करते हैं। अब देखिए श्रिंक रूल है क्या कि इसमें जो नॉर्मल इंच में आपके जो खाने रहेंगे वो क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, लेकिन इसमें जो इंच के खाने हैं वो क्या होते हैं, बड़े बनाए जाते हैं। यानी कि जो इसके खाने होते हैं सामान्य साइज से बड़े होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों होते हैं। ठीक है, सामान्य साइज से क्या होते हैं, सामान्य साइज से बड़े होते हैं। क्यों, अब देखिए जब आप कोई चीज़, आपको मान लीजिए कोई भी 5 mm की वस्तु बनानी है कास्टिंग करके, बात को समझिए, आपको कोई 5 mm की वस्तु बनानी है कास्टिंग करके। अब क्या करेंगे, अगर आप 5 mm का ही पैटर्न बना देंगे, यानी कि 5 mm की आपको वस्तु चाहिए और आपने 5 mm का क्या कर दिया, पैटर्न बना दिया। सॉरी 5 mm आप इसको मत रखिए, इसको आप 5 सेंटीमीटर रखिए। 5 सेंटीमीटर की आपको वस्तु बनाना है और 5 सेंटीमीटर का ही आपने क्या कर दिया, पैटर्न बना दिया। तो जब क्या करेंगे, पैटर्न से आप मोल्ड बनाएंगे, सैंड में मोल्ड बनाएंगे, तो उस मोल्ड में जब आप कास्टिंग करेंगे तो पहले तो वस्तु क्या रहेगी, 5 सेंटीमीटर की ही रहेगी। लेकिन जब वस्तु ठंडी होती है, यानी कि जब कोई भी मेटल ठंडा होता है तो क्या होता है, सिकुड़ता है। और जब वो सिकुड़ेगा तो जो आपकी वस्तु रहेगी वो 5 सेंटीमीटर की ना होके 5 सेंटीमीटर से छोटी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसका मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको 5 सेंटीमीटर की वस्तु बनानी है तो आपको जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर से बड़ा बनाना रहेगा। और क्योंकि जो आपका मोल्ड बने वो क्या बने, 5 सेंटीमीटर से बड़ा बने। और जब आप उसमें क्या करें, कोई मोल्डिंग करें तो वस्तु सिकुड़े तो, लेकिन सिकुड़ने के बाद वो क्या हो जाए, एक्चुअल 5 सेंटीमीटर की बन जाए। तो अब देखिए जब पैटर्न बनाना है तो अगर हम उसको, जो पैटर्न मेकर है उसको क्या देते हैं, नॉर्मल रूल दे देते हैं, तो वो क्या कर देगा, कुछ ना कुछ एरर कर देगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसे श्रिंक रूल देंगे, जिसके जो खाने हैं, यानी कि जो इंच के खाने हैं वो सामान्य जो स्केल होती है उसके खानों से बड़े रहेंगे। तो क्या होगा, वो जो पैटर्न मेकर रहेगा वो 5 सेंटीमीटर की, यानी कि वो श्रिंक रूल से क्या करेगा, 5 सेंटीमीटर का ही पैटर्न बनाएगा, लेकिन एक्चुअल वो पैटर्न क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो उसको अलग से कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसे बताया भैया 5 सेंटीमीटर का जो है बनाना है, 5 सेंटीमीटर उसने बना दिया, लेकिन जो हमने इसके बीच में खाने हैं, यानी कि जो इसके बीच में स्पेस है वो क्या कर दिया, वही बड़ा कर दिया। तो वो बनाएगा तो 5 सेंटीमीटर का, लेकिन उसका पैटर्न बड़ा बनेगा। और जब हम उसमें क्या करेंगे, मोल्डिंग करेंगे उस पैटर्न में, तो हमारा एक्चुअल जो आप क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर का बन के आएगा। तो श्रिंक रूल का उपयोग जो है यही होता है। अब श्रिंक रूल से जो प्रश्न बनते हैं उसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, श्रिंक रूल से जो प्रश्न बनता है आइए हम लोग उसको पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। पहली बात यह है कि जो खाने बड़े रखे जाते हैं वो कितने बड़े रखे जाते हैं। भाई एक लिमिट है ना, कि ऐसा नहीं है कि हमने 1 इंच में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खाने बना दिए। तो इसकी एक लिमिट होती है कि श्रिंक रूल के खाने, आप पॉइंट वाइज सभी चीज़ें ऐसे नोट करते जाइए। श्रिंक रूल
के खाने 1/10 इंच से 7/16 इंच तक प्रति फुट बड़े रखे जाते हैं। बड़े रखे जाते हैं। कितने बड़े रखे जाते हैं? तो 1/10 इंच से 7/16 इंच तक इनमें क्या दिया जाता है, इनको बढ़ाया जाता है, यानी कि बड़े रखे जाते हैं। दूसरा होता है यूज पूछता है कि श्रिंक रूल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो पहला आपको दे देगा कभी कभी मोल्डिंग शॉप में, तो ये भी सही है, ये भी सही है, मोल्डिंग शॉप में किया जाता है। दूसरा क्या प्रश्न पूछता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा पैटर्न मेकिंग में, ठीक है। तीसरा कभी कभी ऑप्शन दिया रहता है कि किस प्रकार की वस्तुओं की मापन में किया जाता है, तो गर्म वस्तुओं की मापन में किया जाता है, ठीक है। गर्म वस्तुओं के मापन में किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको श्रिंक रूल से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं। ये 3 पॉइंट आपसे क्या किए जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एक छोटा सा रूल है वो है हमारा की सीट रूल, ठीक है। और मैंने जो भी फिगर बनाया था उसमें बीच में कितना श्रिंक दिया गया है वो बीच में उसके अंकित रहता है, ठीक है। अब आइए हमारा एक जो छोटा सा रूल है इसे हम लोग बोलते हैं की सीट रूल, ठीक है। लास्ट रूल है हमारा, यानी कि 7वां जो रूल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलिपर के बारे में, ठीक है। तो कैलिपर से भी प्रश्न बनते हैं काफ़ी, तो इसलिए सभी चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी हैं। देखिए जो अगला रूल है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं की सीट रूल, ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग वक्राकार सतहों पर समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। तो आप यहाँ पे स्टार लगाइए और वक्राकार सतहों पर क्या करने में, रेखाएं खींचने में, वक्राकार सतहों पर रेखाएं खींचने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो आकार होता है कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, यानी कि जैसे हमारा क्या होता है, एंगल आयरन होता है, इसका आकार जो है कुछ ऐसा होता है। तो मान लीजिए हमारी कोई शाफ्ट का सर्कुलर पार्ट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे, यानी कि एंगल आयरन का ऐसे रख के क्या कर सकते हैं, इस पे जो ग्रेजुएशन है इधर, यानी कि शाफ्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, शाफ्ट के ऊपर खींच सकते हैं। और जैसे शाफ्ट में क्या करना है, की वे वगैरह काटना है, तो उसको जो है मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि उस पर मेजरमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग, यानी कि की सीट रूल का उपयोग किया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला मेजरमेंट टूल है उसकी तरफ, वो है हमारा कैलिपर, ठीक है। तो कैलिपर से जो प्रश्न बनते हैं आइए हम लोग उसको देखते हैं। कैलिपर, ठीक है। अब देखिए कैलिपर से जो पॉइंट वाइज प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कैलिपर क्या है, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी क्या है, औजार है, ठीक है। पहला पॉइंट ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, कहेगा निम्न में से बताइए कौन अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो कैलिपर उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। आपको एक बात याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे कैलिपर की बात हो रही है, ना कि वर्नियर कैलिपर की। अगर आपसे बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर हमारा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है, जबकि
कैलिपर हमारा क्या है, कैलिपर हमारा अप्रत्यक्ष मापी यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। तो इंग्लिश में भी समझ लीजिए, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। दूसरा पॉइंट यहाँ से याद रखिए, कैलिपर का उपयोग दूरी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कैलिपर का उपयोग किस लिए किया जाता है, दूरी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई भारी मशीन है जिसके पास, हमारे पास स्केल नहीं है, हम स्केल उसके पास नहीं ला सकते, हमको क्या करना है, उस पर कोई माप लेनी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई माप लेनी है। ठीक है, मार्किंग लगी हुई है, हमको क्या करनी है, यहाँ से यहाँ तक माप लेनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर कैलिपर इस तरह से लगाते हैं और इस दूरी को कहाँ करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। कहाँ पे, स्केल पे स्थानांतरित कर लेते हैं, यानी कि रूल पे स्थानांतरित कर लेते हैं। और फिर ये कैलिपर में हमने माप ले लिया और यहाँ पे क्या किया, स्टील रूल पे क्या किया, इसको ऐसे लगाया और स्टील रूल ने क्या कर दिया, हमको माप बता दिया कि भैया ये आपकी जो माप है ये कितना है, 5, 10, 15 जितने भी सेंटीमीटर है, कैलिपर ने क्या किया, ये माप हमें बता दिया। तो कैलिपर का उपयोग क्या करते हैं, हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से जो दूरी है, इस दूरी को क्या किया, इस दूरी को स्थानांतरित करने का काम किया। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछता है कि दूरी को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहता है डिवाइडर का, यानी कि विभाजक का भी। तो विभाजक का उपयोग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं है। हम लोग विभाजक से भी, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुसुइया भी बोलते हैं हिंदी में, विभाजक का उपयोग हम लोग क्या कर लेते हैं, विभाजक का उपयोग भी हम लोग कर लेते हैं दूरी को स्थानांतरित करने में, लेकिन उसका पर्पज वो नहीं होता। उसका उपयोग क्या किया जाता है, जब मैं मार्किंग टूल पढ़ाऊंगा, डिवाइडर का उपयोग आपको पढ़ाऊंगा, उस डिवाइडर का जो उपयोग है छोटे वृत्त खींचने में और किसी भी रेखा को समान भागों में बांटने के लिए किया जाता है, ना कि उसका उपयोग दूरी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे दूरी को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैलिपर, डिवाइडर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करना है, आपको कैलिपर टिक करना है। तो दूसरा पॉइंट ये था हमारे कैलिपर से क्या इम्पोर्टेंट। तीसरा जो प्रश्न बनता है इससे वो पूछता है कि किस मटेरियल के जो है हमारे बने होते हैं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट पूछता है कैलिपर किसके बने होते हैं, तो कैलिपर्स माइल्ड स्टील के बने होते हैं तथा हाई कार्बन स्टील यानी कि HCS के भी बने होते हैं। वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे उपयोग पे डिपेंड करता है। यानी कि कैलिपर माइल्ड स्टील के भी बने होते हैं और हाई कार्बन स्टील के भी बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब माइल्ड स्टील के बने रहेंगे तो इनकी क्या की जाएगी, सरफेस हार्डनिंग की जाएगी। ठीक है, जब मैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बढ़ाऊंगा तो उसमें कितने तरह की सरफेस हार्डनिंग होती है, ये सभी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। और जब HCS के बने होते हैं तो इनकी क्या की जाती है, हार्डनिंग की जाती है। ठीक है, जब हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं तो इनकी क्या होती है, हार्डनिंग की जाती है। जब माइल्ड स्टील के बने होते हैं तो इनकी क्या की जाती है, सरफेस हार्डनिंग की जाती है। अब हम लोग आइए देखते हैं कैलिपर के प्रकार। ठीक है, कैलिपर के प्रकार। तो सबसे पहले पहला आप देख लीजिए, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, ठीक है, बनावट के आधार पर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहला क्या होता है, फर्म ज्वाइंट। दूसरा क्या होता है, स्प्रिंग ज्वाइंट। ठीक है, अब आप समझिए जो फर्म ज्वाइंट होता है उसमें क्या लगा होता है, जो हमारी दोनों लेग्स होती हैं इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल जो है क्या लगा होता है, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से होता है डिवाइडर।
इसे जहाँ से हमारी नाप लिया जाता है, आप इसको भी समझिए, जहाँ से हमारा मेजरमेंट लिया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेजिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिए। दूसरी बात ये, यहाँ पे एक नॉर्मल रिवेट लगा होता है और रिवेट में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है दोनों लेग्स में। तो उस फ्रिक्शन के कारण हम जो माप लेते हैं, यानी कि जो यहाँ पे इसको मान लीजिए हमने ओपन कर दिया तो ये क्या रहता है, खुला रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म जॉइंट कैलिपर। दूसरा क्या होता है, हम यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने गोला प्रकार वगैरह में स्प्रिंग देखा होगा, लगा होता है स्प्रिंग लोडेड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्प्रिंग लोडेड हम लोग स्प्रिंग लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, नाप लेने के बाद अगर हमने इसको सेट कर दिया तो स्प्रिंग लोड के द्वारा ये टिका रहता है, ये हिलता नहीं है। जबकि फर्म जॉइंट कैलिपर क्या है, अगर उसका फ्रिक्शन कम हो गया, घिस गया, तो वो हमारा क्या कर सकता है, हिल सकता है। तो इसलिए एक्यूरेट माप लेने के लिए हमारा किसका उपयोग किया जाता है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अगला, जो कार्य के आधार पर जो हमारे कैलिपर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न हमारा बनता है, फिगर से भी यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं, कौन कौन सा कैलिपर होता है। सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है इनसाइड कैलिपर, और सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा ऑड लेग कैलिपर। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, आइए उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है हमारा आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, अब आउटसाइड जो कैलिपर होता है उसका चित्र आप देखिए। ठीक है, क्योंकि चित्र से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, नॉर्मल में फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, अब आपको इससे एक बात याद रखनी है कि जो इसकी भुजाएं हैं, जो इसकी लेग्स हैं, वो कैसे होती हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। तो आपको एक फिगर दे देगा कि निम्न में इस कैलिपर का नाम बताइए, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर। इस तरह से आपसे ऑप्शन दे देगा। तो ये हमारा कौन सा कैलिपर है, ये है हमारा आउटसाइड कैलिपर। और जो इसका उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, वो इसका जो उपयोग है वो बाह्य मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार लगा के लिख लीजिए, बाहरी माप के लिए किसका, आउटसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको आउटसाइड कैलिपर से ये 2 बातें याद रखनी है, और ये फिगर आपको क्या होना चाहिए, फिगर आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा इनसाइड कैलिपर। अब इनसाइड कैलिपर का फिगर देखिए, इनसाइड कैलिपर हमारा कैसा होता है, इनसाइड कैलिपर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यानी कि जो इसकी लेग्स हैं, गेजिंग पॉइंट है, वो कैसा होता है, वो बाहर की तरफ मुड़ा होता है। तो ये फिगर भी आपको देख के पूछ सकता है कि बताइए ये हमारा जो कैलिपर है ये कौन सा कैलिपर है। तो ये हमारा कैलिपर कौन सा कैलिपर है, ये हमारा इनसाइड कैलिपर है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, किसी खांचे या ग्रूव की माप लेने के लिए, इसका उपयोग हमारा किया जाता है। ठीक है, लास्ट में आइए देखते हैं जो तीसरा कैलिपर है, जो कि हमारा क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण कैलिपर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड लेग कैलिपर। जिसे हम लोग कहते हैं ऑड लेग कैलिपर। अब देखिए, ऑड लेग कैलिपर से जो प्रश्न बनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ऑड लेग कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ऑड लेग कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे लिखिए, इसे हर्माफ्रोडाइट और जेनी कैलिपर,
ठीक है। इसे हर्माफ्रोडाइट और जेनी कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जो इसका उपयोग है कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी जॉब के समानांतर रेखाएं खींचने, किसी जॉब के समानांतर क्या रेखाएं खींचने और किसी गोलाकार वस्तु का केंद्र यानी कि सेंटर निकालने में। दो उपयोग इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या कि किसी जॉब के समानांतर, अभी मैं बताऊंगा किसी जॉब के समानांतर कैसे ये रेखा खींचता है, और किसी गोलाकार वस्तु का क्या निकालने में, केंद्रक यानी कि सेंटर फाइंड करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका फिगर देखने के बाद तब देखेंगे कि कैसे जो है इसका उपयोग किसी जॉब के समानांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। देखिए कुछ ऐसा होता है हमारा ऑड लेग कैलिपर, ठीक है। कुछ ऐसा होता है हमारा ऑड लेग कैलिपर। इसकी क्या होती है, एक भुजा नुकीली होती है यानी कि गेजिंग पॉइंट होता है, मार्किंग जब लगभग करने के लिए होता है, हार्ड होता है, और ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट हमारा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। तो मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी कोई जॉब है, ठीक है। हमको क्या करनी है, इस पर ऐसे हमने एक लाइन खींच दिया और ऐसे ही हमको क्या करनी है, बहुत सारी लाइनें, समांतर लाइनें, इसी लाइन के समानांतर क्या करनी है, बहुत सी लाइनें खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए जो ये लेग वाला है इसको क्या करेंगे, इस लेग को क्या कर देंगे, यहाँ पे फंसा देंगे, और यानी कि ऐसे है, हमने लेग को यहाँ पे फंसा दिया और जो इसका ये गेजिंग पॉइंट है उसको यहाँ पे रख दिया, यानी कि जहाँ पे हमको क्या करनी है, लाइन खींचनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट फंस जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे सरकाते हुए जाएंगे तो हमारी क्या होगी, ये लाइन खींचती हुई चली जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, दूरी को बढ़ा लेंगे और फिर इस तरीके से ऐसे लाइन इसको सरकाते हुए चले जाएंगे तो हमारी क्या होगी, यहाँ पे लाइन खिंच जाएगी। फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे फंसाए रहेंगे और क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे दूरी को, और फिर इसको ऐसे सरकाते हुए ले जाएंगे तो हमारी यहाँ पे लाइन खिंच जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा ये कैलिपर है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब के समानांतर लाइनें खींचते हैं। तो ये थे 3 कैलिपर। अब जो चौथा कैलिपर से सबसे प्रश्न बनता है, ठीक है, यानी कि कैलिपर के हमारे जो टाइप वाइप थे सब खत्म हो गए, एक प्रश्न और बनता है कैलिपर से, वो है हमारा साइज से, ठीक है, कि कैलिपर का जो साइज है कैसे लिया जाता है। तो आप यहाँ पे डालिए कैलिपर का साइज, ठीक है, रिवेट सेंटर यानी कि जो यहाँ पर रिवेट लगा रहेगा इसके सेंटर से गेजिंग पॉइंट की दूरी तक लिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये गेजिंग पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसी से हमारा कैलिपर का साइज मापा जाता है। कभी कभी प्रश्न में दिया जाता है कि अधिकतम खुलने की, यानी कि जितना अधिकतम खुल सकता है उससे कैलिपर का साइज मापा जाता है, तो वो नहीं होगा। कैलिपर का साइज किससे मापा जाता है, रिवेट, यानी कि जो रिवेट का सेंटर है उससे जो गेजिंग पॉइंट की दूरी है वहाँ से कैलिपर का साइज मापा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कैलिपर। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेजरमेंट टूल वो है हमारा ट्राई स्क्वायर।
ट्राई स्क्वायर सिंपल है, सभी लोगों को पता होगा, फिर भी एक दो पॉइंट जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है वो हम लोग देख लेते हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में। और ट्राई स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर को ही हम लोग गुनिया बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। गुनिया ट्राई स्क्वायर, तो इसका चलिए मैं फिगर बना देता हूँ छोटा सा नॉर्मल सा, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा होगा ट्राई स्क्वायर। यहाँ पे एक रिवेट वगैरह लगी होती है और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हमारे क्या रहते हैं, ग्रेजुएशंस रहते हैं। और ये हमारा जो कोण होता है ये कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ब्लेड बोलते हैं, या इसे पत्ती भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसे स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें क्या होता है, ब्लेड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। ब्लेड का मटेरियल आपसे पूछता है कि ब्लेड हमारा किस मटेरियल का बना होता है, तो ब्लेड आपको याद रखना है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्टॉक की बात करें तो ये हमारा कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम का बना होता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि जो ट्राई स्क्वायर का स्टॉक होता है वो किसका बना होता है, नॉर्मली कास्ट आयरन का ही बना होता है, लेकिन जब बहुत हल्के कार्य हमको करने रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एल्यूमिनियम का बना लेते हैं, ठीक है। बाकी ये काम क्या करता है, इसका काम आपको जो है पता ही है। इसका जो काम है, इसकी सहायता से जॉब के 90 डिग्री के कोण की, ठीक है, 90 डिग्री के कोण की जांच की जाती है, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, 90 डिग्री पर क्या करने में, रेखाएं खींचने में, यानी कि हमको क्या करनी है, 90 डिग्री पर कोई रेखा खींचनी है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका काम क्या है, किसी जॉब की समतलता चेक करने में भी, ठीक है। जिन लोगों ने वर्कशॉप में काम किया होगा वो ये जो इसका यूज है ऐसे करते होंगे। किसी जॉब की समतलता चेक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे हमारे पास क्या रहती है, कोई हमको ब्लॉक मिला है, छोटी सी प्लेट वगैरह हमको मिलती थी ना वर्कशॉप में काटने के लिए, फिर उसको फिट करने के लिए, तो उस जब प्लेट को, यानी कि मान लीजिए प्लेट है, प्लेट के ऊपर आप अपना ब्लेड ऐसे लगाएंगे, तो अगर उसमें क्या है, उसमें कोई गैप नहीं है तो इसका मतलब वो प्लेट क्या है, समतल है। अगर उसमें क्या होगा, बीच में आप क्या प्रकाश आ रहा है, यानी कि खिड़की की तरफ हम करके ऐसे देखेंगे और उधर से अगर प्रकाश आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो समतल नहीं है। तो समतलता चेक करने के लिए भी क्या करते हैं, समतलता चेक करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले जो है मेजरमेंट टूल की तरफ। वो हमारा क्या है, वो है हमारा प्रोटेक्टर, ठीक है। अगला जो है हमारा वो क्या है, चांदा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, ठीक है। इससे कुछ खास प्रश्न बनता नहीं। चांदा हमारा कुछ इस तरह का होता है। मटेरियल इसका क्या होता है, मटेरियल इसका स्टील भी हो सकता है और प्लास्टिक भी हो सकता है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अगला, ठीक है, वो हमारा है बेवेल प्रोटेक्टर, ठीक है। वो हमारा क्या है, वो है हमारा बेवेल प्रोटेक्टर, ठीक है। इसका उपयोग भी क्या किया जाता है, कोण मापन में किया जाता है। इसका देखिए फिगर मैं ऐसे रफली बना दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके का क्या होता है, कुछ इस तरीके का इसका जो फिगर होता है, ठीक है। अब
अब बस आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्टील रूल, यहाँ पे वर्नियर में खाने बने होते हैं और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मेन स्केल। अब देखिए आप लोग पता है वर्नियर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो मापन की शुद्धता बढ़ाने के लिए हम लोग वर्नियर का उपयोग करते हैं, क्योंकि वर्नियर 2 डिजिट तक हमारा मेजरमेंट कर सकता है, जबकि नॉर्मल जो स्टील रूल है वो हमारा सिर्फ 1 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकता है। तो बस उसी तरह है, जैसे प्रोटेक्टर से हम लोग नॉर्मल मेजरमेंट करते हैं 1 डिग्री, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, बहुत ही शुद्धता के साथ मापन करना है, तब हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। इसे बेवल प्रोटेक्टर भी बोलते हैं और इसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्नियर का सिद्धांत है वो फॉलो किया जाता है मापन की शुद्धता बढ़ाने के लिए। जब हम लोग सूक्ष्म मापी यंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज देखेंगे। बहरहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका एक एक पार्ट मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे जो प्रश्न बनता है सबसे पहले ये कि इसका जो अल्पतमांक है वो कितना होता है। जैसे आपसे वर्नियर वगैरह का अल्पतमांक पूछा जाता है, अभी मैंने आपको स्टील रूल का अल्पतमांक बताया। वो अल्पतमांक क्या होता है, वह छोटी से छोटी माप जो कोई भी मापन यंत्र शुद्धता के साथ ले सकता है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा अल्पतमांक होता है। तो इसका जो ये अल्पतमांक होता है ये होता है 1/12 डिग्री या 5 मिनट। अब जैसे कि आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। तो जब आप 1/12 डिग्री को किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे, तो कितना आएगा, 5 मिनट। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है कि जो हमारा बेवल प्रोटेक्टर या वर्नियर जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका अल्पतमांक कितना होता है, तो उसका अल्पतमांक 1/12 डिग्री या 5 मिनट होता है। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अगर मान लीजिए कभी आपसे मटेरियल पूछता नहीं है तो आपको क्या बताना है, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट टूल। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा अगला मेजरमेंट टूल है वो है वायर गेज, ठीक है। बहरहाल इसको मैं गेज में पढ़ाने वाला था, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अब वायर गेज देखिए कुछ इस तरीके का होता है और इस पे क्या बने होते हैं, कुछ इस तरीके के खांचे बने होते हैं, अलग अलग साइज के खांचे बने होते हैं, जिन पर क्या होते हैं, जिन पर नंबर लिखे होते हैं और क्या होते हैं, उन पे उनका साइज भी लिखा रहता है। तो वायर गेज का उपयोग पूछता है किस लिए किया जाता है, तो वायर गेज का उपयोग सीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। और इसमें जो खाने होते हैं, तो आप एक बात याद रखें, 0 से 37 नंबर तक खाने होते हैं। तो कभी कभी आपसे ये पूछ ले कि कौन से नंबर का खाना सबसे बड़ा होता है, तो जो 0 नंबर का खाना होता है सबसे बड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हमको क्या लगता है, अगर नहीं पता है कि 37 नंबर का खाना सबसे बड़ा रहेगा, यानी कि जो 0 नंबर का खाना रहता है वो सबसे ज़्यादा मोटी सीट को क्या कर सकता है, माप सकता है। जो 37 नंबर का खाना होता है वो क्या होता है, वो सबसे छोटा होता है, यानी कि सबसे पतली जो सीट है वो कौन वाला मापेगा, वो 37 नंबर वाला खाना मापेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक नोट वाइज देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण नोट हैं, एक दो जो छूट जाते हैं हमारे जो प्रश्न बने हैं, उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो नोट के माध्यम से हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को भी लिखेंगे, ठीक है। नोट में लिखिए, पहला नोट में पहला लिखिए कि स्टैंडर्ड मापों को 20 डिग्री पर लेना चाहिए। ये प्रश्न मैंने क्विज में दिया भी था, तो बहुत लोग इस प्रश्न को क्या कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। आपको पता है जो टेलीग्राम ग्रुप में हमारा क्विज होता है ऑर्गेनाइज, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अब देखिए मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो जो कोई भी हमारी वस्तु रहती है तो उस पर क्या पड़ता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा हुआ, हम उस पर उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो मेजरमेंट गलत है, क्योंकि तापमान के कारण वो क्या हो गई है, वो वस्तु हमारी एक्सपैंड है उस समय, यानी कि उसकी जो आकृति माप है वो हमको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिस पे हम कोई मेजरमेंट लें तो हमारा क्या होता है, सही आता है लगभग। तो ये हमारा कौन सा टेम्परेचर होता है, ये होता है हमारा 20 डिग्री। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड मापों को कितने डिग्री पर लेना चाहिए,
ठीक है, तो स्टैंडर्ड माप को 20 डिग्री पर लेना चाहिए। दूसरा जो नोट लिखिए, ट्राई स्क्वायर से चेक की गई परिशुद्धता, ठीक है, कितनी होती है? 10 mm लंबाई पर 0.002 mm होती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है। तो ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है वो 10 mm लंबाई पर 0.002 mm होती है, ठीक है, जो कि अधिकतम वर्कशॉप के लिए पर्याप्त होती है, ठीक है, पर्याप्त होती है, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे। एक पॉइंट और था, लेकिन ये मैंने आपको पहले बता दिया था। श्रिंक रोल का जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है? श्रिंक रोल का उपयोग मोल्डिंग शॉप में किया जाता है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं श्रिंक रूल, क्योंकि नोट वाइज अगर आपने चीज़ें लिखी हुई है तो एग्जाम के समय में, लास्ट समय में अगर आपने उसको भी रिवीजन कर लिया तो भी आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। तो श्रिंक रूल का उपयोग मोल्डिंग शॉप में, श्रिंक रूल का उपयोग मोल्डिंग शॉप में किया जाता है, ठीक। तो ये था हमारा मेजरमेंट। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर सकता था मैंने क्या किया, उसको आपको करने का प्रयास किया, कवर करने का प्रयास किया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो कौन कौन सा आपको ऑप्शन दे देगा? आपको ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड स्टील रूल, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है ट्राई स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया है स्ट्रेट एज और चौथा ऑप्शन दिया है कैलिपर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार है? तो मैंने आपको भी बताया कैलिपर में कि कैलिपर हमारा क्या है? कैलिपर हमारा अप्रत्यक्ष मापी औजार है, ठीक है। तो इसी तरह आपसे प्रत्यक्ष मापी औजार ले लेगा और आपको 3 ऑप्शन अप्रत्यक्ष मापी का दे देगा और एक ऑप्शन कोई प्रत्यक्ष मापी औजार का, जैसे स्टील रूल, कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब दे देगा। तो आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछा जाता है। तो समझते हैं मार्किंग। मार्किंग क्या है? तो देखिए जब कोई भी जॉब हमको बनाना पड़ता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसकी ड्राइंग बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जो आपका पढ़ा होगा, आप लोगों ने ITI, अगर ITI है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ड्राइंग क्या होता है, हमारे जो है सिलेबस का एक पार्ट होता है। तो ड्राइंग हमको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हमको डिज़ाइन करनी है। बहरहाल अभी इस जो ड्राइंग पेंसिल वाली है उसका उतना महत्व तो नहीं है, क्योंकि अब AutoCAD का सिस्टम आ गया, यानी कि जो भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं किससे बनाते हैं? कंप्यूटर में बनाते हैं और 3D डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है? या तो ड्राइंग बनाना है या तो डिज़ाइन बनाना है। फिर क्या करनी है? हमको उस जॉब को बनाने के लिए जैसे हमने ड्राइंग बनाई है वैसे ही क्या करनी है? उस जॉब पे मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने का फ़ायदा यह है कि जो मार्किंग होती है उससे हमारी क्या होती है? सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और अगर हम मार्किंग नहीं करेंगे, सही से मार्किंग नहीं करेंगे या हमने मार्किंग किया ही नहीं, तो जितनी एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि जैसे जॉब हमको बनाना है हम वो जॉब बना नहीं पाएंगे। तो मार्किंग का किसी भी जो शॉप होती है उसमें क्या होता है? मार्किंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले ये देखिए मार्किंग टूल के मैंने फिगर बनाए हुए हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। फिगर मैंने इसलिए पहले बना लिए हैं ताकि बाद में फिगर बनाने में समय कम लॉस हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मार्किंग मीडिया। अब आइए देखते हैं मार्किंग मीडिया है क्या। मार्किंग मीडिया, अब देखिए जब किसी भी धातु की सरफेस पर हमको क्या करनी पड़ती है? मार्किंग करनी पड़ती है। तो उस पर आसानी से क्या होती है? मार्किंग नहीं होती, क्योंकि भाई धातु हमारी हार्ड होती है, इतना आसानी से हम क्या कर सकते हैं? उस पर मार्किंग नहीं कर सकते हैं। तो हम उसकी सतह पर क्या लगाते हैं? उसकी सतह पर एक लेप लगाते हैं, ठीक है। उसकी सतह पर एक लेप लगाते हैं, यानी कि आप उसे एक पेंट टाइप का कुछ भी कह लीजिए, जिससे जब हम पेंट हमारा सूख जाता है या जो मार्किंग मीडिया है वो हमारा सूख जाता है, तो जब हम जॉब पर कोई लाइन खींचना हुआ, कोई वृत्त खींचना हुआ
ये सभी चीज़ें मार्किंग करते हैं तो आसानी से हमारी क्या हो जाती है, मार्किंग हो जाती है। तो मार्किंग करने से पहले धातु की सतह पर जो लेप लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मार्किंग मीडिया। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कई तरह के होते हैं। तो आइए हम लोग जो तरह तरह के हमारे मार्किंग मीडिया होते हैं उनके बारे में हम लोग शुरू से देखेंगे। पहले नंबर पे हमारा आता है साधारण चाक। ठीक है, पहले नंबर पर हमारा मार्किंग मीडिया जो आता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा साधारण चाक। ठीक है, अब देखिए साधारण चाक का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो हम लोग बात करेंगे वो सभी क्या करेंगे, वो सभी चीज़ें पॉइंट वाइज बात करेंगे। इसका उपयोग रफ सरफेस यानी कि जो हमारी खुरदुरी सरफेस और कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। कास्ट आयरन के लिए क्या किया जाता है, कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है, कास्ट आयरन के लिए किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है, तो साधारण चाक या चूने का पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ब्लू विट्रियॉल। दूसरे नंबर पर जो हमारा मार्किंग मीडिया आता है वो आता है ब्लू विट्रियॉल। ठीक है, तो अब देखिए ब्लू विट्रियॉल को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ब्लू विट्रियॉल में क्या होता है, 1/4 गैलन पानी। अभी मैं आपको गैलन की परिभाषा बताऊंगा। 1/4 गैलन इसमें पानी ले लेते हैं। 4 से 5 औंस क्या ले लेते हैं, नीला थोथा इसमें ले लेते हैं। ठीक है, नीला थोथा। और 4 से 5 बूंद क्या ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 4 से 5 बूंद क्या ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको मिला के क्या बनाया जाता है, इसको मिला के हमारा ब्लू विट्रियॉल बनाया जाता है। और इसका जो कलर होता है यानी कि जो इसका रंग होता है वो कैसा होता है, वो तांबे के रंग जैसा होता है। ठीक है, इसका रंग जो है ब्लू विट्रियॉल का कैसा होता है, तांबे के रंग जैसा होता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। बहरहाल ये सभी चीज़ें मैंने आपको, जो गैलन है इसमें गैलन में कितना लीटर होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको पिछले जो लेक्चर में यानी कि मापन की विधियां एवं मापन की पद्धतियां, इस लेक्चर में मैंने आपको क्या की थी, ये सभी चीज़ें पढ़ाई थी। तो 1 गैलन बराबर, आप नोट कर लीजिए, 1 गैलन बराबर हमारा कितना होता है, 1 गैलन बराबर हमारा होता है 3.785 लीटर। ठीक है, तो 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है, 1 गैलन बराबर हमारा होता है 3.785 लीटर। जबकि बात करें 1 औंस की, 1 औंस, ये भी कभी कभी आपसे पूछता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 औंस बराबर क्या होता है, तो 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम ये हमारा होता है। यानी कि 1 औंस में कितना होता है, तो 1 औंस में हमारा 28.35 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है मापन की पद्धतियाँ होती हैं और अलग अलग मापन की इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी आपसे ये प्रश्न भी पूछ लेता है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले मार्किंग मीडिया की तरफ। अगला मार्किंग मीडिया है हमारा लेआउट डाई। ठीक है, अगला मार्किंग मीडिया है हमारा लेआउट डाई। ये भी क्या है, ये एक स्याही की तरह होता है जो कि बना बनाया कैसा मिलता है, मार्केट में मिलता है। तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, धातु की सरफेस पर लगा लेते हैं। और जब ये सूख जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, जो भी जॉब पर हमको मार्किंग करनी रहती है हम उस पर मार्किंग कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर है लेआउट डाई। ठीक है, तो आप बस इसमें लिख लीजिए, एक स्याही की तरह होता है, एक स्याही की तरह होता है जिसे धातु पर ब्रश की सहायता से लगाया जाता है, ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये बना बनाया आता है, तो इसको लगा के हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो हमारा आता है, चौथे नंबर पर मार्किंग मीडिया आता है हमारा वाइट कोटिंग। वाइट कोटिंग, अब ये वाइट कोटिंग कुछ नहीं होता है, क्या होता है, चाक का जो पाउडर होता है, यानी कि आप उसे सीधा सीधा चूना भी बोल सकते हैं।
जो कि हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल करते थे हम लोग क्या करते थे, वही जो है चाक का पाउडर ही उपयोग करते थे। तो चाक का पाउडर प्लस पानी, ठीक है, प्लस इसी में हम लोग क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा एल्कोहल। तो अब एल्कोहल से प्रश्न पूछता है कि एल्कोहल क्यों मिलाते हैं, तो धातु को संक्षारण से बचाने के लिए, यानी कि जब हम लोग एल्कोहल मिला देते हैं तो पानी उसमें होता है, पानी अब क्या कर देगा, धातु अगर हमारी लौह धातु है तो क्या कर देगा, उसका जंग लग जाएगा, यानी कि उस पर रस्टिंग कर देगा, कोरोजन कर देगा। तो उससे बचाने के लिए तो एल्कोहल क्या करता है, जंग को रोकता है, जंग को रोकता है। ये सभी पॉइंट वाइज आपको चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है, कि एल्कोहल किस लिए मिलाया जाता है। तो एल्कोहल क्या काम करता है, जंग को रोकने का काम करता है। और दूसरा, मार्किंग मीडिया को जल्दी सूखने में मदद करता है, ठीक है, जल्दी सूखने में मदद करता है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, अब हम मार्किंग, अपने ऐसा तो है नहीं कि हमने उस पर मार्किंग मीडिया लगा दिया, हम 1 घंटे इंतजार करें कि वो सूखे तब हम उस पर मार्किंग करें। हमको क्या करना है, ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, वो जो है सूख जाए, ताकि हम क्या करें, जल्दी से हम लोग अपनी मार्किंग कर सकें, ठीक है। 5वें नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा वार्निश एंड पेंट, ठीक है। 5वें नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है हमारा वार्निश एंड पेंट। पांचवें नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है हमारा वार्निश एंड पेंट, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग स्टील के लिए किया जाता है मुख्यतः, ठीक है। इसका उपयोग स्टील या फिनिश, ठीक है, मान लीजिए हम कोई चीज़ भूल गए, हमने स्टील फिनिश कर लिया, कोई जो फिर उस पर मार्किंग करनी है तो देखिए उस पर और कोई चीज़ें, यानी कि चाक लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं, चाक का पाउडर का पानी लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं, तो उस पर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वार्निश एंड पेंट का उपयोग, यानी कि इसका उपयोग स्टील और फिनिश सरफेस के साथ किया जाता है। सरफेस के साथ किया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा मार्किंग मीडिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्किंग टूल की तरफ, ठीक है। मार्किंग टूल जो हमारे कर्मशाला में प्रयोग होते हैं, यानी कि जो वर्कशॉप में उपयोग होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कई से टूल होते हैं, जैसे हमारा स्क्राइबर हो गया, डिवाइडर हो गया, पंच हो गया, ट्रेमेल हो गया, वी ब्लॉक हो गया, सरफेस जो प्लेट हो गई। तो इस तरीके के जितने भी टूल हैं हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, और जहाँ से, यानी कि उनसे जहाँ से प्रश्न बनता है उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फालतू की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्राइबर। सबसे पहले आपको नोट लगा के एक पॉइंट लिख लेना है कि जितने भी हमारे मार्किंग टूल होते हैं सभी किसके बने होते हैं, सभी हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो अगर आपसे जैसे मार्किंग टूल पूछे, हमारा जो डॉट पंच है, हमारा पंच है, किसका बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का। डिवाइडर भी हम कभी कभी माइल्ड स्टील से भी बनाते हैं, लेकिन उसकी क्या करते हैं, सरफेस हार्डनिंग करते हैं। तो ये HCS का भी बना होता है, हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है, माइल्ड स्टील का भी बना होता है। लेकिन अगर आपको हाई कार्बन स्टील दिया तो हाई कार्बन स्टील आपको मारना है। स्क्राइबर किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। तो आप एक बात नोट लगा के लिख लीजिए कि सभी मार्किंग टूल हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। सभी जो मार्किंग टूल होते हैं किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो ये बात आपको नोट लगा के लिख लेनी है। तो मार्किंग टूल में से कोई भी प्रश्न पूछे किस मटेरियल का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। मैं अलग से सबके साथ ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपको मैंने शुरू में बता दिया कि सभी मार्किंग टूल किसके बने होते हैं, सभी मार्किंग टूल हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्राइबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरोचनी, ठीक है। अब स्क्राइबर का फिगर मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे हमारा स्क्राइबर होता है।
लेकिन स्क्राइबर हमारा 3 तरह का होता है। कैसा कैसा? पहला होता है हमारा स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा हमारा होता है बेंट, दूसरा हमारा क्या होता है? बेंट स्क्राइबर यानी कि मुड़ा हुआ स्क्राइबर। और तीसरा होता है एडजस्टेबल, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेट स्क्राइबर ये हो गया, ठीक है। फिर कभी कभी क्या करते हैं, जहाँ पे हमको अलग तरीके का आवश्यकता पड़ती है तो हम स्क्राइबर को कैसा कर देते हैं? बेंड कर देते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे यहाँ पे भी टिप बनाते हैं और यहाँ पे भी टिप बनाते हैं। तो इससे कोई प्रश्न बनता नहीं है कि बेंट स्क्राइबर का उपयोग कहाँ करते हैं। नॉर्मली जहाँ पे हम स्ट्रेट स्क्राइबर का उपयोग नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे हम लोग बेंट स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। एडजस्टेबल में क्या हो गया? यहाँ पे एक स्लॉट कटर रहता है जिससे इसकी लंबाई को क्या कर सकते हैं? बढ़ा या घटा सकते हैं। अब देखिए जो प्रश्न आपको याद रखना है वो पूछता है कि जो इसकी टिप का एंगल होता है वो कितना होता है, यानी कि जो स्क्राइबर की टिप का एंगल कितना होता है। तो स्क्राइबर की टिप का एंगल होता है 3 से 15 डिग्री, ठीक है। कितना होता है स्क्राइबर की टिप का एंगल? स्क्राइबर की टिप का एंगल 3 से 15 डिग्री होता है। और कहीं कहीं बुक में आपको 12 से 15 डिग्री भी दिया रहता है, तो आप क्या करिए 12 से डिग्री से 15 डिग्री इसको कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुख्यतः जो एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया रहता है वो यही रहता है, कितना होता है इसके जो टिप का एंगल होता है 12 से 15 डिग्री। और यही प्रश्न आपसे जो है पूछा जाता है। और लंबाई और इसके व्यास से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। फिर भी आप देख लीजिए इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 200 mm तक होती है। और व्यास कितना होता है? व्यास लगभग 5 mm होता है। यहाँ से प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या कर दिया, आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। स्क्राइबर से जो एक प्रश्न बनता है वो यही है कि ये किस मटेरियल का बना होता है। मटेरियल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सभी जितने हाई मार्किंग टूल होते हैं किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के। और जो दूसरा प्रश्न बनता है कि इसकी जो टिप का एंगल कितना होता है, तो इसकी टिप का एंगल होता है 12 से 15 डिग्री। तो यहाँ से जो 2 प्रश्न बनते थे बस यही बनते थे। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा जो मार्किंग टूल है वो है हमारा डिवाइडर, यानी कि विभाजक, ठीक है। डिवाइडर, ठीक है। अब डिवाइडर का सबसे पहले क्या पूछता है? मटेरियल। मटेरियल मैंने आपको बता दिया किसका? हाई कार्बन स्टील। दूसरा यूज पूछता है कि डिवाइडर का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है। तो इसका उपयोग आप लिख लीजिए, किसी रेखा को समान भागों में बांटने में तथा छोटे वृत्त खींचने में डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका जो साइज पूछता है, साइज इसका खुलने के आधार पर लिया जाता है। कितना होता है? 150 से 300 mm, ठीक है। बात करें इसकी जो नोक की लंबाई होती है, यानी कि टिप आप इसको बोल सकते हैं, इसकी जो टिप की लंबाई होती है कितनी होती है? 20 से 30 mm, यानी कि ये नोक की बात हो रही है। इसकी लंबाई जो कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 20 से 30 mm। साइज कहाँ कितना होता है? 150 से 300 mm। इसका जो उपयोग है क्यों किया जाता है? यानी कि किसी रेखा को समान भागों में बांटने के लिए। यानी कि मान लीजिए हमने क्या कर दिया, इस रेखा को ऐसे खींच दिया। अब हमको क्या करना है? इसको 10 भागों में, 10 समान भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइडर की सहायता से एक पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस रेखा को जितने भी समान भागों में बांटना रहेगा हम क्या करेंगे? बांट सकते हैं। दूसरी बात क्या है? छोटे वृत्त खींचने में डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। अब ये तो हो गया इसका उपयोग। अब जो कन्फ्यूजन आता है वो कहाँ से आता है? इसका उपयोग कहाँ पे नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पे नोट लगा के लिखिए, क्या कि इसका उपयोग आयाम, कोष्टक में आप लिखिए दूरी स्थानांतरित करने के लिए
स्थानांतरित करने के लिए नहीं किया जाता है, करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि वो किसका काम होता है, वो होता है कैलिपर का काम। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं वर्कशॉप में काम करते हैं, हमको कोई दूरी स्थानांतरित करना रहता है तो हम डिवाइडर की सहायता से कर लेते हैं, यानी कि इसके बीच में कोई दूरी लिया और स्केल से लेके नाप लिया, लेकिन ये डिवाइडर का काम नहीं है। ये काम किसका है, ये कैलिपर का काम है। तो हाँ, जब एग्जाम में दे देता है ऑप्शन तो हमने वर्कशॉप में किया रहता है वैसे, लेकिन वो गलत तरीका है, तो हमको क्या रहता है, हमको याद रहता है कि अरे यार इसका उपयोग तो हम लोग दूरी स्थानांतरित करने में भी करते थे, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन हमारा क्या होता है, वो ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिवाइडर के बारे में आपको क्या रखने हैं, इतने पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। अब आइए हम लोग तीसरे जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है हमारा पंच। ठीक है, तीसरा जो हमारा मार्किंग टूल है वो है पंच। ठीक है, तो ये मैंने पंच का फिगर बना दिया है। ठीक है, आप देखिए पंच से क्या बनता है, 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। जो हमारा क्या होता है, पहला टिप का एंगल होता है। तो सबसे पहले आइए इसका साइज देख लेते हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, लगभग 100 mm होती है। ठीक है, इसकी जो पंच की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 100 mm तक होती है लगभग। और जो व्यास होता है वो कितना होता है, व्यास होता है 10 से 12.5 mm। यहाँ पे आप लंबाई 100 से 150 mm कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 150 mm तक भी होता है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब देखिए जो अगला प्रश्न आता है, पंच हमारे टाइप, यानी कि कितने तरह के हमारे पंच होते हैं। तो पहला हमारा पंच कौन सा होता है, पहला होता है हमारा प्रिक पंच। ठीक है, प्रिक पंच। दूसरा हमारा क्या होता है, डॉट पंच। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है सेंटर पंच, सेंटर पंच। ठीक है, 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, 3 तरह के हमारे पंच होते हैं। अब इसका उपयोग सबसे पहले इसका टिप का एंगल देखते हैं। तो इसका जो टिप का, यानी कि ये वाला जो नोक का ये एंगल जो बनता है, ये कितना होता है, ये होता है 30 डिग्री। तो पहला प्रश्न आपका पंच से यहाँ से बन गया कि जो प्रिक पंच का एंगल होता है, टिप एंगल होता है, वो कितना होता है, वो होता है 30 डिग्री। दूसरा इसका उपयोग पूछता है, तो इसका उपयोग गर्म जॉब पर, ठीक है, यानी कि अगर हमारी कोई जॉब क्या है, गर्म है, गर्म जॉब पर लाइनों को पक्का करने में, लाइनों को पक्का करने में होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रिक पंच। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा डॉट पंच होता है। डॉट पंच का एंगल भी आपसे पूछा जाता है। तो डॉट पंच का एंगल कितना होता है, डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न, पहला प्रश्न ये बन गया प्रिक पंच से कि इसका टिप का एंगल कितना होता है। दूसरा इसके यूज से बन गया कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तीसरा प्रश्न बना डॉट पंच से कि डॉट पंच की टिप का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। अब इसका उपयोग क्या किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो लाइनों को पक्का करने में, लाइनों को पक्का करने में एवं छोटे चिन्ह बनाने में, छोटे चिन्ह बनाने में। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछ लिया। 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न क्या पूछता है, सेंटर पंच का एंगल कितना होता है। तो सेंटर पंच का एंगल होता है 90 डिग्री। 6वां प्रश्न क्या हो गया, इसका उपयोग, तो ड्रिल होल बनाते समय, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ड्रिल होल बनाते समय सेंटर मार्क करने में, सेंटर मार्क करने में। तो कहीं भी अगर आ जाए ड्रिल होल के लिए जो मार्क हम लोग बनाते हैं, किसकी सहायता से बनाते हैं, सेंटर पंच की सहायता से। ये जो प्रश्न हैं ये हर बार एग्जाम में जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है पूछा गया 7वां प्रश्न पंच से क्या बनता है कि इस पर जो नर्लिंग है, आपको ये जो पता है, जो हरे से मैंने दिखाया है, ये क्या है, नर्लिंग ऑपरेशन है, जो हम लोग किस पे करते हैं, लेथ पे करते हैं। तो इस पे पूछता है कि नर्लिंग हम क्यों करते हैं। तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं,
पंच की सहायता से क्या कर सकते हैं, पंचिंग करते हैं, तो इस पर क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं। तो पंच हमारे हाथों से फिसले ना, इसलिए हम लोग उस पर क्या करते हैं, इसलिए हम लोग उस पर नर्लिंग करते हैं। अब देखिए ये जो नर्लिंग की गई, नर्लिंग भी कई तरह की होती है। तो कभी कभी आपको ऐसा एक फिगर दे के पूछ लेता है, यानी कि जैसे मैंने ये नर्लिंग की है, ठीक है, तो नर्लिंग देखिए ऐसे है ना, एक पैरेलल लाइन ऐसे तिरछे तिरछे हैं किसी कोण पर और दूसरी पैरेलल लाइन ऐसे है किसी कोण पर। तो पूछता है कि ये किस तरह की नर्लिंग है, तो ये हमारी कौन सी नर्लिंग होती है, ये हमारी होती है डायमंड नर्लिंग, ठीक है। ये हमारी कौन सी नर्लिंग होती है, ये होती है हमारी डायमंड नर्लिंग। जब हम लोग वहाँ पे लेथ के ऑपरेशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो सभी चीज़ें मैं वहाँ पे विस्तार से बताऊंगा। तो पंच से आपको क्या रखनी है, पंच से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं चौथे अपने मार्किंग टूल की तरफ, जो कि हमारा क्या है, जो कि है हमारा ट्राइमेल, ठीक है। अब देखिए ट्रेमल सिंपल होता है, सभी को पता है इसका उपयोग। ट्रेमल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ट्रेमल का उपयोग हम लोग बड़े वृत्त खींचने में करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई सीट है, ठीक है, कोई हमारी क्या है, कोई हमारी सीट है, उस पर हमको क्या करना है, उस पर हमको एक बड़ा सा वृत्त बनाना है, ठीक है, बड़ा सा एक वृत्त बनाना है। यानी कि मान लीजिए हमारी सीट की साइज़ है वो क्या है, बहुत बड़ी है, तो हमारा डिवाइडर से यानी कि विभाजक से काम तो चलेगा नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वृत्त बनाना है तो हम क्या चाहिए, एक बड़ा प्रकार चाहिए। यानी कि एक तरह से ट्राइमेल हमारा क्या है, ट्राइमेल हमारा एक बड़ा गोला प्रकार है। तो आइए हम लोग ट्राइमेल को थोड़ा सा देख लेते हैं। चौथे नंबर पे जो हमारा मार्किंग टूल है वो है ट्राइमेल, ठीक है। अब देखिए ट्राइमेल का जो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बीम। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टिप हो गया। ये हमारा सिंपली स्क्रू हो गया। स्क्रू क्या काम करता है, स्क्रू जो हमारी फ्लेक्सिबल आर्म है, ये वाली जो आर्म है, इसको इधर उधर क्या करता है, खिसका के हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमको बहुत बड़ा वृत्त खींचना है तो हमने क्या किया, इस आर्म को खिसका के एकदम इधर कर दिया, तो क्या होगा, जो वृत्त बनेगा वो बड़ा बनेगा। छोटा वृत्त खींचना है तो हमने इन दोनों आर्म को पास कर दिया और एक आर्म को, यानी कि ये वाला जो टिप है, इसको सेंटर पर रख दिया और इस वाले को चारों तरफ ऐसे घुमा दिया, तो हमारी क्या हो गई, मार्किंग हो गई। सिंपल चीज़ें हैं, बहुत यहाँ पे टफ चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी बीम होती है किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। और जो हमारा ये टिप होता है ये सब किसके बने होते हैं, ये SCS यानी कि हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है उपयोग पूछा जाता है, इसका जो है उपयोग पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े वृत्त खींचने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लिख लीजिए फिर भी, बड़े वृत्त खींचने में, ठीक है। साइज इसका कितना होता है, साइज इसका होता है 150 से 500 mm। अगर हम इसे सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो 15 से 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि जो ट्राइमेल में क्या होती है, तीसरा जो प्रश्न बनता है क्या होती है, बीम की लेंथ बताइए, बीम की लेंथ कितनी होती है, ये प्रश्न आपसे स्पेशली पूछाता है। तो बीम की जो लेंथ होती है, बीम की लेंथ होती है 15 से 50 सेंटीमीटर, या इसी को mm में लिखें तो 150 से 500 mm। और यही क्या होता है, यही हमारा जो ट्राइमेल का साइज होता है। तो कभी कभी साइज भी आपसे पूछ लेता है, कभी कभी अलग से जो बीम की लंबाई है वो भी आपसे पूछ लेता है। तो साइज भी आपको पता होना चाहिए और जो बीम की लंबाई है वो 150 से 500 mm, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा अगला मार्किंग टूल है वो है हमारा वी ब्लॉक, ठीक है। तो वी ब्लॉक बेसिकली क्या है, सपोर्टिंग टूल है। यानी कि जब हमको क्या किसी गोल जॉब पर क्या करनी पड़ती है, मार्किंग करनी पड़ती है, गोल जॉब पर मार्किंग करनी रहती है, तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि गोल जॉब को सपोर्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए हम लोग किसका करते हैं, हम लोग वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। तो वी ब्लॉक से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताऊँगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में फिगर देता है और उससे क्या बनते हैं, उससे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो वी ब्लॉक होते हैं क्यों प्रयोग किए जाते हैं,
तो वी ब्लॉक मार्किंग करते समय किसी गोल जॉब या सर्कुलर जॉब या बेलनाकार जॉब क्या करने के लिए, सहारा देने के लिए या पकड़ने के लिए हम लोग किसका करते हैं, सहारा देने या पकड़ने के लिए हम लोग वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वी ब्लॉक कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वी ब्लॉक, जैसे मैंने यहाँ पे डाला, ये 5वां हमारा टूल है वी ब्लॉक। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे वी ब्लॉक का ग्रेड। वी ब्लॉक के ग्रेड से भी हमारे क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो 2 ग्रेड के हमारे वी ब्लॉक होते हैं, पहला होता है ए ग्रेड और दूसरा हमारा क्या होता है, बी ग्रेड। ठीक है, 2 ग्रेड के हमारे क्या होते हैं, 2 ग्रेड के हमारे वी ब्लॉक होते हैं। पहला कौन सा होता है, ए ग्रेड, और दूसरा क्या होता है, बी ग्रेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये अधिक परिशुद्ध होते हैं। ठीक है, यानी कि ये इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, जो हमारे ए ग्रेड के ब्लॉक होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ से कहाँ बनता है कि इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो 100 mm लंबाई तक ये पाए जाते हैं। 100 mm लंबाई तक ये क्या होते हैं, ए ग्रेड के पाए जाते हैं। दूसरा इनका जो मटेरियल पूछता है कि आपसे पूछेगा कि ए ग्रेड के वी ब्लॉक किस मटेरियल के, यानी किस पदार्थ के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं हाई क्वालिटी स्टील, हाई क्वालिटी स्टील। ठीक है, अब आ जाते हैं बी ग्रेड पे। तो ये अपेक्षाकृत आपको याद रखना है, ये ए ग्रेड से क्या होते हैं, कम परिशुद्ध होते हैं। ये अपेक्षाकृत कम परिशुद्ध होते हैं, यानी कि जो इनकी एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनता है लंबाई। तो ये इनकी जो ये अधिक लंबाई तक पाए जाते हैं, यानी कि अधिक ज़्यादा लंबी मतलब जॉब को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो 300 mm लंबाई तक क्या किए जाते हैं, लंबाई तक पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे बी ग्रेड के क्या होते हैं, बी ग्रेड के जो हमारे बी ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, इनका मटेरियल देखिए, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के हमारे ये वाले जो वी ब्लॉक हैं, यानी कि बी ग्रेड के वी ब्लॉक हैं, ये बने होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इनके टाइप्स के बारे में। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वी ब्लॉक के टाइप के बारे में देखेंगे। तो एक दो टाइप मैं आपको बता दूंगा, तो उसके बाद इसके टाइप से जो भी प्रश्न बनेगा वो आप क्या हो जाएंगे, वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहला जो टाइप होता है वी ब्लॉक का वो हमारा क्या है, वो है हमारा पहला जो टाइप है वो है हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ठीक है, अब आपको इससे कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं फिगर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, आपको यहाँ पे समझना है लेवल क्या है और ग्रूव क्या है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा लेवल। यानी कि अगर आपका जो वी ब्लॉक है, वी स्लॉट है, वो किधर कटा हो, एक ही साइड कटा हो। देखिए इधर क्या नीचे से कोई वी स्लॉट कटा है, नहीं कटा है, एक साइड, यानी कि सिर्फ एक साइड इसमें क्या कटा है, वी स्लॉट कटा है। तो अब वी स्लॉट का एंगल भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 90 डिग्री। तो सिर्फ एक साइड इसमें वी स्लॉट कटा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल। तो सिंगल लेवल क्या है, लेवल आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है, सिंगल ग्रूव। तो देखिए यहाँ पे जो इसके बगल में ग्रूव कटा है, अब ये ग्रूव कटा क्यों होता है, तो ये ग्रूव कटा होता है जैसे भैया हम लोग सिंगल वी ब्लॉक पे क्या करेंगे, किसी चीज़ को होल्ड करेंगे
तो वी ब्लॉक को भी हम लोग क्या करेंगे, किसी मशीन पे या किसी ऐसे सरफेस पर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, जिससे क्या हो, ये वी ब्लॉक भी हमारा हिले नहीं। तो ये यहाँ पे जो स्लॉट कटे होते हैं, ये वी ब्लॉक को बेसिकली जो हमारी अगर टेबल है, किसी शेपर में हम इसको पकड़ रहे हैं, किसी मिलिंग मशीन में हम इसको पकड़ रहे हैं वी ब्लॉक को, तो इसकी वजह से यानी कि वी ब्लॉक को पकड़ने के लिए क्या होते हैं, इस पर एक स्लॉट कटे होते हैं, यानी कि ग्रूव कटे होते हैं। तो इसी ग्रूव को हम लोग कहेंगे ग्रूव, यानी कि सिंगल ग्रूव। अब देखिए यहाँ पे सिंगल लेवल, यानी कि जो यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है वो एक ही दिशा में कटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल। और सिंगल ग्रूव, तो यहाँ पे जो ग्रूव कटा हुआ है ये क्या है, सिंगल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल, सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ठीक है, तो अगर मैं देखिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, जो नंबर ऑफ ग्रूव्स है वो क्या कर दूँ, वो 2 कर दूँ। कैसे, देखिए ऐसे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक ग्रूव कटा, यहाँ पे 2 ग्रूव कट गया। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस वी ब्लॉक का यानी कि देखिए 2 स्लॉट, एक स्लॉट यहाँ पे, एक स्लॉट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितने स्लॉट हो गए, यहाँ पे 2 ग्रूव हो गए। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल डबल ग्रूव। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल ग्रूव वी ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे लेवल तो सिंगल ही है, यानी कि जो वी स्लॉट है, वी खांचा है, वो एक ही तरफ कटा हुआ है, लेकिन जो ये स्लॉट है यानी कि जो ग्रूव है इस वी ब्लॉक को होल्ड करने के लिए, इनकी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल डबल ग्रूव, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो टाइप है ये हमारा दूसरा टाइप था, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तीसरा टाइप देखिए, तीसरा टाइप क्या हो सकता है। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इधर साइड भी क्या कर दिया, एक वी स्लॉट काट दिया, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्लॉट बना दिया इस वी ब्लॉक को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, यानी कि वी स्लॉट इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, तो लेवल क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पे इसका तीसरे का नाम क्या हो जाएगा, डबल लेवल। ठीक है, तीसरे का क्या नाम हो जाएगा, डबल लेवल सिंगल ग्रूव। ठीक है, डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रूव है, यहाँ पे जो स्लॉट है वो एक ही कटा हुआ है, लेकिन जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं यानी कि जो वी स्लॉट है ये क्या हो गया, ये दोनों तरफ कट गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल लेवल, क्योंकि दो वी स्लॉट कटा हुआ है, सिंगल ग्रूव, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ग्रूव कटा हुआ है, वी ब्लॉक। तो ऐसे फिगर दे के आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्न में से, मान लीजिए अगर एक फिगर दिया तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, 4 फिगर दे देगा, कहेगा कि बताइए निम्न में से कौन डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है। तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे डबल स्लॉट कर दे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे डबल स्लॉट कर दे, तो क्या हो जाएगा, अब आप मेरी बात को क्या कर रहे होंगे, समझ ले रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल लेवल डबल ग्रूव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछे वी ब्लॉक से तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने 6वें मार्किंग टूल की तरफ, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा है ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, ऑड लेग कैलिपर। तो ऑड लेग कैलिपर के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे कैलिपर हमारा मेजरमेंट टूल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो ऑड लेग कैलिपर क्या है, एक कैलिपर ही है। तो वहाँ पे कैलिपर का जो टाइप था उसमें मैंने आपको ऑड लेग कैलिपर के बारे में पढ़ा दिया था। तो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा उन लोगों को उस चीज़ के बारे में पता होगा। तो 6वें नंबर पर हमारा आता है ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बाकायदा फिगर उगर बता के आपको बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ऑड लेग कैलिपर से जो प्रश्न पूछा जाता है उसको मैं एक बार फिर से 2 मिनट में डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो ऑड लेग कैलिपर से प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ऑड लेग कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट और जेनी कैलिपर। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ऑड लेग कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑड लेग कैलिपर को और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और जेनी कैलिपर के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने में,
गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किसी जॉब के समांतर लाइनें खींचने में। तो ये सभी चीज़ें मैंने बकायदा फिगर वगैरह से समझाई हुई हैं। तो आप शुरू से सभी लेक्चर्स क्या हुआ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख डालिए, सभी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्डलेग कैलिपर। 7वें नंबर पर जो हमारा मार्किंग टूल आता है वो आता है हमारा सरफेस प्लेट, ठीक है। 6वें नंबर पर जो हमारा मार्किंग टूल आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सरफेस प्लेट। तो देखिए जो सरफेस प्लेट का बेसिकली उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, किसी भी जॉब की समतलता को चेक करने में हम लोग क्या करते हैं, सरफेस प्लेट का उपयोग करते हैं। लेकिन छोटे जॉब की मार्किंग में भी हम लोग क्या करते हैं, छोटे जॉब की मार्किंग में भी हम लोग सरफेस प्लेट का उपयोग करते हैं। अब देखिए सरफेस प्लेट मटेरियल के आधार पर अगर हम बात करें तो 2 तरह की होती है, ठीक है। मटेरियल के आधार पर जो हमारी सरफेस प्लेट होती है 2 तरह की, पहली होती है कास्ट आयरन, 3 तरह की आप मान लीजिए, पहली होती है कास्ट आयरन, दूसरी होती है ग्रेनाइट और तीसरी होती है हमारी ग्लास, ठीक है। और जॉब के आधार पर यानी कि कार्य के आधार पर हमारी जो सरफेस प्लेट होती है 3 तरह की होती है। पहली होती है वर्कशॉप सरफेस प्लेट, दूसरी होती है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट और तीसरी होती है हमारी मास्टर सरफेस प्लेट। तो इन तीनों से जो प्रश्न बनता है, यानी कि शुरू से जो मटेरियल के आधार पर प्रश्न बनता है तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो कार्य के आधार पर जो हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट और मास्टर सरफेस प्लेट, इनकी परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी लिमिट जो है आपसे पूछी जाती है कितनी होती है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा 7वां टूल है सरफेस प्लेट, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल के आधार पे हम लोग देख लेते हैं। मटेरियल के आधार पर पहला हो गया हमारा कास्ट आयरन, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया ग्रेनाइट, तीसरा हो गया हमारा ग्लास यानी कि कांच, ठीक है। अब ग्रेनाइट से कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है तो ये क्या होता है, एक तरह का पत्थर होता है। ग्रेनाइट का हमारा क्या होता है, ग्रेनाइट हमारा एक तरह का पत्थर होता है, ठीक है। कास्ट आयरन में कौन सा कास्ट आयरन, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। तो देखिए सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाऊंगा, बस आपको क्या करना है, इस लेक्चर में बने रहना है। और चैनल को अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो देखिए अब यहाँ से मैं इतना धीरे और डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको इस समय पता है जो है सर कोरोना का समय सिस्टम चल रहा है। तो कोई भी एग्ज़ाम आप 2-3 महीने से पहले आप ये भले कोई कहे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन 2-3 महीने से पहले लगभग आपको कोई एग्ज़ाम होना नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से हमारी क्या बढ़ रही है, जिस रफ्तार से हमारी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ये चांस कोई नहीं लगी कि कोई एग्ज़ाम कराया जाए। तो आप क्या करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे गाँव में बोलते हैं ना, ठाई के पढ़ ला, तो अब ठाई के पढ़ ला ताकि जब एग्ज़ाम हो तब तो एग्ज़ाम निकाल, ठीक है। सिंपल वही चीज़ है। तो आप क्या करिए, अभी जो चीज़ें हैं उसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास, शॉर्टकट कोई नहीं होता। सफलता के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और लग के मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं सभी चीज़ें क्या कर रहा हूँ, इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप फिटर से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी NCL में वैकेंसी आई हुई है जिसका आज 4 अगस्त है, 3 अगस्त से जिसका फॉर्म शुरू हो चुका है, ठीक है। तो उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। CTI अगर आपने इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर UPRNL में जो वैकेंसी आई अगर आपने उसका फॉर्म भरा है तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। DRDO इसरो के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो जितनी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं सब मैं बताऊंगा, साथ ही मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी हमारे 8-10 लेक्चर हो जाएं तो मैं 8-10 लेक्चर में जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं मैं वहाँ पे आपको उसके क्वेश्चन भी कराने का प्रयास करूँगा। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो क्विज है वहाँ पर ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेज आपको मिलती रहे, ठीक है। तो जो कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट होती है किसकी बनी होती है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है। और ग्रेनाइट की जो सरफेस प्लेट होती है एक तरह का पत्थर होता है और इस पत्थर की विशेषता क्या होती है कि इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इस पर तापमान का
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस पे क्या होता है, स्क्रैच भी नहीं आता है। यानी कि इस पे क्या होता है, स्क्रैचिंग भी अगर होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि इसकी शुद्धता पर अगर स्क्रैचिंग हो भी जाती है तो जो इस सरफेस प्लेट की शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कांच का उपयोग जो किया जाता है छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कार्य के आधार पर सरफेस प्लेट को डिवाइड करते हैं। तो कार्य के आधार पर जो हमारा सबसे पहला सरफेस प्लेट है वो है हमारा वर्कशॉप सरफेस प्लेट। तो आइए हम लोग कार्य के आधार पर इसको बांट लेते हैं। पहला है हमारा वर्कशॉप सरफेस प्लेट। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ से प्रश्न बनता है वो बनता है शुद्धता से। मैंने आपको पहले बताया कि एक्यूरेसी कितनी होती है। बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है कि जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट होती है उसकी जो एक्यूरेसी होती है यानी कि जो उसकी शुद्धता होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 0.025 mm। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि इतनी mm शुद्धता तक ये क्या कर सकता है, किसी भी जो हमारी फ्लैटनेस है उसको क्या कर सकता है, उसको चेक कर सकता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट है, आप लिख लीजिए, इसका उपयोग पूछा भी जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यानी कि जैसे अगर हमको वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता चेक करनी है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, हम लोग उपयोग करेंगे इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का। अब बात आती है इसकी शुद्धता आपसे पूछी जाती है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है 0.0025 mm होती है। यानी कि जो इसकी एक्यूरेसी होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 0.0025 mm। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं मास्टर सरफेस प्लेट की तरफ। मास्टर सरफेस प्लेट। ठीक है, अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने में इसका उपयोग, यानी कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता चेक करनी है, हम लोग किसका करेंगे, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का उपयोग करेंगे। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता चेक करनी है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, मास्टर सरफेस प्लेट का उपयोग करेंगे। और इसका जो आपसे पूछा जाता है एक्यूरेसी, यानी कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो इसकी एक्यूरेसी होती है 0.0025 mm। यानी कि इतनी शुद्धता के साथ ही क्या कर सकता है, किसी भी सरफेस की क्या कर सकता है, सरफेस की जांच कर सकता है। तो इतने ही हमारे क्या थे, इतने ही हमारे मुख्य मार्किंग टूल थे। अब इसके बाद क्या होता है, कभी कभी मार्किंग ऑफ टेबल होता है। एक मार्किंग ऑफ टेबल यानी कि जिस पे रख के हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो मुख्यतः वो कास्ट आयरन की बनी होती है, यानी कि ऐसे हमारी कुछ टेबल होती है, बीच में यहाँ पे नाली कटी होती है जिसमें सभी क्या मार्किंग टूल्स रखे रहते हैं। तो ये कभी आपसे पूछा है कि जो मार्किंग टेबल होती है वो क्या होती है, वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो वो हमारी बनी होती है कास्ट आयरन की। अब एक प्रश्न आपसे और बनता है, वो क्या है, वो है हमारा मार्किंग आउट। ठीक है, मार्किंग आउट क्या है,
ये प्रश्न आपसे पूछता है कि मार्किंग आउट क्या है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो मार्किंग आउट है किसी जॉब से पहले, किसी जॉब को बनाने से पहले उस पर मार्किंग करने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्किंग आउट कहते हैं। ठीक है, तो मार्किंग आउट आप यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए मार्किंग आउट। मार्किंग आउट, ये प्रश्न भी आपसे पूछता है कि मार्किंग आउट ऑपरेशन है क्या, है क्या। ठीक है, जॉब बनाने से पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, जॉब बनाने से पहले उस पर मार्किंग की क्रिया को ही, मार्किंग की क्रिया को ही क्या कहते हैं, मार्किंग आउट कहते हैं, मार्किंग आउट कहते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, मार्किंग आउट। अगर आपसे ऑप्शन में दे तो आपको बस ये कहना है कि मार्किंग बनाने से, जॉब बनाने से पहले उस पर क्या होती है, जो मार्किंग की जाती है वही हमारी क्या होती है, वही क्रिया हमारी क्या होती है, वही क्रिया हमारी मार्किंग आउट होती है। तो मार्किंग टूल से मैंने जितने भी प्रश्न बनते थे आपको उसको क्या किया, कराने का प्रयास किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि उसी से हम लोग को क्या मिलता है, उसी से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।